नमस्कार साथियों। किसी ने सच कहा है, जिंदगी का फलसफा भी कितना अजीब है। शामें कटती नहीं और साल गुजरते जा रहे हैं। दोस्तों, इन कहानियों और कविताओं के सहारे आप सबको हम सफ़र बना मैं भी अपनी इस यात्रा पर निकली हूँ। कोशिश यही है, जीवन के अनुभव से जुड़ी हर कहानी आप तक पहुँचाऊँ। तो प्रीति की कलम से प्रस्तुत है आज एक कहानी का नाम है बंधन। यह मेरी स्वरचित मौलिक रचना है। इसकी रचना भले ही मैंने कनाडा के मिसिसॉगा शहर में की है, पर इसकी जड़ें वहीं मेरे भारत की संस्कृति सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। कहानी से पहले प्रस्तुत है 2 पंक्तियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए। कैसे सहन किया तुम्हारा जाना, कैसे सहन किया तुम्हारा जाना, कोई नहीं जानता। पत्थर का ही तो है भगवान, कैसे वो भी मानता। तो लीजिए, प्रीति की कलम से प्रस्तुत है कहानी बंधन। मई की एक दोपहर अचानक फोन की घंटी ने भड़बड़ाकर उठा दिया। एक अनजान आवाज पूछ रही थी, प्रयाग नारायण मिश्रा आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, हमारे पांचू भैया हैं। क्यों? उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कृपया उन्हें आकर देख लें। पर आप कौन बोल रहे हैं? यह पूछने पर इतना भर बताया कि उनका पड़ोसी और पता देकर फोन काट दिया। नींद की गफलत में होने के कारण समझ ना पाई कि क्या करूं। पांचू भैया को देखे हुए भी लगभग 8-10 वर्ष हो गए थे। अचानक ही उनके बारे में सुनकर सब कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। छोटे भाई को फोन करके बताया तो उसने तुरंत चलकर उन्हें देखने की बात कही। कुछ ही देर में हम दोनों उन सज्जन के बताए पते पर बड़ी कठिनाई से गलियों में रास्ता पूछते हुए एक 2 मंजिले मकान के सामने खड़े थे। जिन्होंने हमें फोन किया था वे शायद हमारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें लेकर मकान की छत पर बने एक शेड के नीचे बने कमरे में ले गए। फर्श पर चटाई पर पांचू भैया बेहोशी सरसामी की सी हालत में पड़े थे। छत का पंखा हवा के बजाय लू फेंक रहा था। चारों ओर सामान बिखरा पड़ा था। एक प्याली में छाछ रखी थी जिस पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। शायद उनको पिलाने की कोशिश करी थी, पर कपड़ों में गिरकर ही रह गई। आवाज देने पर उन्होंने आंखें खोली, हमें देखा और फिर नींद में चले गए। इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, वे पड़ोसी कह रहे थे। पांचू भैया उठिए, उठ सकते हैं आप, हम आपको ले जाने आए हैं। उन्होंने निरीता से हमें देखा और उठने का उपक्रम करने लगे। कोई और समय होता तो यही पांचू भैया कड़कती आवाज में डांट कर हमें ही कमरे से बाहर निकाल देते। उनकी यह बेबसी देखकर धक्का तो लगा, पर समय जो न कराए वह थोड़ा है, यह सोचकर हम लोग किसी तरह सहारा देकर उन्हें नीचे लाए और कार में बैठाकर तुरंत अस्पताल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में उनके भाई बहनों को भी सूचित करके अस्पताल पहुंचने के लिए कह दिया। उनका भांजा पहले ही पहुंच चुका था वहां। सारी औपचारिकताएं पूरी करके उनको भली प्रकार समझाकर व इलाज चालू करवाकर हम दोनों घर लौट चले। साथियों, ये तो कहानी का अंत था। असली कहानी तो सुनानी अभी बाकी है। कहानी पांचू भैया की, कहानी विवाह के बंधन की, कहानी अहंकार की और कहानी एक स्त्री के स्वाभिमान की। हमारे यहाँ विवाह को एक बंधन कहा गया है। यह बंधन यदि प्रेम, त्याग और आत्मसमर्पण का है तो निश्चय ही आपका जीवन सुख से बीतेगा। पर यही बंधन यदि बेबसी का है, अहंकार और द्वेष का है, तो भगवान ही आपका मालिक है, क्योंकि बंधन तोड़ने का कोई प्रावधान तो है नहीं हमारे यहाँ। यह बात मैं कानून को अलग रख कर कह रही हूँ, कृपया मेरी बात को अन्यथा ना ले। तो सुनिए कहानी पंचू भैया की।
वे हमारी एक दूर की बुआ के सौतेले बेटे थे, पर उनका लालन पालन हमारी बुआ ने अपने सगे 5 बच्चों से भी बढ़कर किया था। उन्होंने भी अपने सौतेले भाई बहनों को कभी पराया नहीं समझा और हमेशा बड़े भाई होने का कर्तव्य निभाया। माँ से अच्छे संस्कार पाए और पिता के साथ मिलकर व्यापार को आगे बढ़ाया। छोटे भाई बहनों की शादी भी खूब धूमधाम से करी। सौतेली माँ की सेवा व आदर में कोई कमी न रखी, पर उनकी किस्मत में शायद माँ का प्यार न था। अचानक गंभीर रूप से बीमार हो माँ चल बसी। जाने से पहले एक वायदा ले गईं कि वे उनकी पसंद की गई कन्या से विवाह अवश्य कर लें। पांचू भैया का व्यक्तित्व व रख रखाव एक कठोर दिखने वाले पुरुष जैसा था। सफेद लकतक कुर्ता पजामा, मुंह में पान व आवाज में बिजली सी कड़क। एक बार की तो कोई सुनकर सहम ही जाए। वास्तव में अंदर से वे इतनी कठोर ना थे, पर अपनी ही बनाई हुई छवि में फंसे हुए थे। तो ऐसे रौबदार व्यक्तित्व के मालिक पांचू भैया से विवाह बंधन में बंधकर हमारी चंदा भाभी आ गईं। नाम के अनुरूप चांद सा गोरा गोल मुखड़ा, सलोनी काया, काले घने लंबे बाल, माथे पर अठनिया बराबर गोल बिंदी और दूर तक सिंदूर से भरी हुई मांग। वाणी बोली ऐसी जैसे मिश्री घुली हो, बिल्कुल पांचू भैया के विपरीत। बुआ के जाने से जो घर सूना हो गया था, उनके आते ही महक उठा। जल्दी ही एक नन्हा मुन्ना भी उनकी गोदी में आ गया। अभी अपनी नई गृहस्थी संभाल ही रही थी कि अचानक पांचू भैया के पिता का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया। अब पूरे घर का और व्यापार का भार चंदा भाभी और भैया के कंधों पर आ पड़ा। चंदा भाभी पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेवारी को व पांचू भैया के अनावश्यक और कठोर अनुशासन को भी निभा रही थी। पांचू भैया में एक अजीब सा बदलाव आ गया था। अपनी कड़कती आवाज का रौब न केवल नौकर चाकर अपितु घर में भाभी व मुन्ने पर भी जमाते रहते। छोटी छोटी बात पर डांटना व नौकरों के सामने जलील करना रोज की आदत बन गई थी। भाभी को तो सहने की आदत पड़ गई थी, पर बच्चा बेचारा पिता के इस रौद्र रूप से सहमा रहता। एक दिन मन के अनुरूप खाना न मिलने पर जो उन्होंने घुमाकर थाली फेंकी, वो सीधी भाभी के माथे को छूती हुई निकल गई। रक्त की धार माथे पर उभर आई। विवाह को अभी 3 वर्ष ही हुए थे। सारी रात चंदा भाभी सोच विचार करती रहीं। फिर बड़ी हिम्मत से उन्होंने अपने भाई को चिट्ठी लिखी कि आकर उनको लिवा ले जाएं। पांचू भैया भाभी की व्यथा से बिल्कुल अनभिज्ञ, मानो कुछ हुआ ही ना हो, अपने रोज के कामों में उलझे रहे। निश्चित दिन भाभी के भाई लिवाने आ गए। जाते समय पांचू भैया को प्रणाम करके बोली, जा रही हूं। आपको यदि लगे यहाँ कोई मेरा स्थान है या आवश्यकता है तो लेने आ जाइएगा। आ जाऊंगी। भैया ने ना उनको रोका, ना कुछ पूछा, ना बाहर आए छोड़ने। मुन्ने का हाथ पकड़े, आंखों में आंसू भरे चंदा भाभी चुपचाप उस घर से विदा हो गई। उस दिन के बाद से पांचू भैया का व्यक्तित्व और मुखर हो गया। पूरे घर की काया पलट करके रख दी, यह दिखाने को कि स्त्री के बिना भी घर सुचारू रूप से चल सकता है। कीमती और अनावश्यक साजो सामान से घर भर दिया। नित नए मेहमानों से घर भरा रहता। खूब आदर सत्कार होता। न पैसे की कमी थी, न चापलूसों की। इस बीच यदि कोई चंदा भाभी का जिक्र कर देता तो कहते, भाई हमने तो भेजा नहीं, उनका घर है, जब मन हो आ जाए, हम लिवाने नहीं जाएंगे। उधर चंदा भाभी अपने मायके में पूरी तरह से स्त्री धर्म, व्रत, पूजा आदि का पालन करते हुए पांचू भैया के नाम की मांग भरे बिंदिया लगाए रहती। जाने के नाम पे कह देती कि अब इतना हक हमें भी दो, हम अपना स्वाभिमान बनाए रखें, उनको जब हमारी कद्र होगी अपने आप ले जाएंगे। इसी कश्मकश में 15 वर्ष निकल गए। न वो लिवाने आए, न वह स्वयं गईं। इस बीच पांचू भैया की लोकप्रियता और बढ़ गई। एक छोटे मोटे नेता के रूप में लोग उन्हें पहचानने लगे थे। न पैसे की कमी थी, न बुद्धू बनाकर लूटने वालों की।
नेतागिरी के ही चक्कर में एक बार किसी अधिवेशन में भाग लेने कलकत्ता जा रहे थे। ट्रेन का डिब्बा पार्टी के लोगों से भरा था। उसी कड़क आवाज में उनका भाषण चल रहा था। भाषण चल रहा था कि मथुरा स्टेशन पर ट्रेन रुकी और एक संभ्रांत सी स्त्री एक बालक का हाथ पकड़े ट्रेन में चढ़ी। डिब्बे में घुसते ही पांचू भैया को मानो सांप सूंघ गया। बड़ी सी बिंदिया लगाए, उजली सफेद साड़ी पहने चंदा भाभी सुंदरता की मूरत सी सामने अपने भतीजे के साथ खड़ी थी। यकायक खड़े होकर उन्होंने भाभी को अपनी जगह दी और बिना एक शब्द भी बोले बाहर निकल गए। निश्चित स्टेशन आने पर भाभी गाड़ी से उतर गईं। यह शायद पांचू भैया से उनकी आखिरी मुलाकात थी। समय गुजरता गया। न पांचू भैया उनको लेने गए, न वे खुद वापस आईं। मुन्ने को पढ़ा लिखा कर उसका विवाह किया। वह बेटे, बहू व पोते के साथ रह रही थी। एक बारगी मेरे मन में आया कि पांचू भैया की बीमारी के बारे में उनको सूचित करूं। फिर सोचा कि क्या फायदा। 4 दिन बाद खबर भी आ गई कि पांचू भैया स्वर्ग सिधार गए। उनके भांजे व पड़ोसियों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया। उनका अंत उनके रौबीले व्यक्तित्व से बिल्कुल मेल न खाता था। जीवन भर जो दूसरों के लिए अपनी संपदा लुटाता रहा, वाही लूटता रहा, अंत समय में इतना निरीह व साधनहीन कैसे हो गया? सोचकर स्वतः ही आंखों से 2 बूंदें टपक गईं। कुछ भी हो, थे तो आखिर भाई। कुछ समय बाद चंदा भाभी के शहर जाने का मौका मिला। पहले भी जब भी वहां जाती उनसे अवश्य मिलती थी। पांचू भैया से अपने संबंधों को उन्होंने कभी बीच में नहीं आने दिया। इस बार वहां पहुंचकर जिनसे सामना हुआ वे चंदा भाभी कतई नहीं लगी। उजड़ा हुआ चेहरा, सन जैसे सफेद बाल देखकर बिल्कुल पहचान नहीं पाई। गले लगकर रोने लगी। उनका रुदन देखकर मैं कुछ सकपका गई। थोड़ा संभलने पर उन्होंने बात शुरू की। बीमार होने की खबर तो उन्हें उसी वक्त लग गई थी, पर अपनी प्रतिज्ञा से बंधी वे उन्हें देखने न आ सकी। मैंने पूछा, भाभी, जीवन भर जिस व्यक्ति ने आपको कभी पूछा नहीं, अब उसके लिए इतना दुख क्यों? बोली, कुछ भी हो, हमारी बिंदिया और सिंदूर उन्हीं से थे। एक ही तो सहारा था इस बंधन का, सो आज वो भी टूट गया। बस इसीलिए रोते हैं। मैं एकटक बस निस्तब्ध होकर उन्हें निहारती रही। यह कैसा बंधन जिसके सहारे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मौन रहकर न जाने कितनी तकलीफें सहकर निकाल दी। अपने छोटे से स्वाभिमान की कितनी बड़ी सजा पाई उन्होंने। सही किया या गलत, यह निर्णय करना मेरे वश की बात नहीं। यह फैसला अब आप करें। मैं तो मन ही मन उनको प्रणाम कर वापस लौट पड़ी। तो साथियों, यह थी कहानी उस बंधन की जिसमें बंधकर भी हमारी चंदा भाभी ने बंधना स्वीकार न किया। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व नमस्कार।